हाय एवरीवन। डीएलएड फोर्थ सेम के स्टूडेंट्स के लिए पेपर 5 पंचम पत्र हिंदी भाषा शिक्षण के यूनिट 3 के सेकेंड बिट श्यामपट्ट या चौक बोर्ड पर आज मैं चर्चा करने जा रहा हूं। आप लोग ध्यान से सुनेंगे, समझने का प्रयास करेंगे और इसको खुद से विस्तृत रूप देने का प्रयास करेंगे। तो आइए श्यामपट्ट का परिचय प्राप्त करते हैं। श्यामपट्ट क्या होता है, इसकी क्या उपयोगिताएं हैं, इसके श्यामपट्ट का औचित्य क्या है, इसको उपयोग करते समय कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, इन्हीं सब बातों पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो इसको हमने मुख्यतः 4 खंडों में विभाजित करके बताए हैं, चर्चा करने जा रहे हैं। 4 मुख्य खंडों में विभाजित किए हैं। सबसे पहले इसका परिचय, श्यामपट्ट या चौक बोर्ड होता क्या है। दूसरे में आएंगे इसका उपयोग, इसका उपयोग क्या है, क्यों किया जाता है। तीसरा है श्यामपट्ट की भूमिका या औचित्य, श्यामपट्ट की क्या भूमिका है, एक शिक्षक के लिए क्यों आवश्यक हो जाता है, या श्यामपट्ट का औचित्य क्या है। और चौथा में जब बात करेंगे श्यामपट्ट के उपयोग से संबंधित सावधानियां, श्यामपट्ट के उपयोग करते समय कुछ सावधानियों पर भी ध्यान देना आवश्यक होता है, जिस पर हम अंतिम चरण में उस पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले श्यामपट्ट के परिचय की बात करते हैं। श्यामपट्ट या चौक बोर्ड काले, हरे अथवा सफेद रंग का वस्तु है जिसका उपयोग शिक्षण कार्यों में किया जाता है। अब मैंने यहां पर 3 रंगों का वर्णन किया है, काले, हरे, सफेद। पहले श्यामपट्ट ब्लैक बोर्ड को कहा जाता था, यानी जब हम प्राचीन काल की बात करें या कुछ समय पूर्व की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ काले रंग का ही श्यामपट्ट यानी ब्लैक बोर्ड हुआ करता था। अभी हम लोग देखते हैं कि हरे रंग का भी आ गया है, वो दोनों तरफ रहता है। एक तरफ पलटिए बोर्ड तो हरा रंग रहेगा, नेक्स्ट पलटिए तो सफेद रहता है। इसलिए मैंने कहा कि श्यामपट्ट या चौक बोर्ड काले, हरे, सफेद रंग की एक वस्तु है जिसका उपयोग शिक्षण कार्यों में किया जाता है। इसे अध्यापक का अभिन्न मित्र भी कहा जाता है, क्योंकि एक कुशल शिक्षक के सफल शिक्षण में श्यामपट्ट का योगदान महत्वपूर्ण होता है। क्यों होता है, तो विषय वस्तु को स्पष्ट करने हेतु शिक्षक द्वारा शब्दार्थ, कठिन निवारण, मुख्य बिंदुओं को या चित्र बनाने के लिए, मानचित्र बनाने के लिए श्यामपट्ट का ही उपयोग किया जाता है। हम सभी जानते हैं कि बताई हुई बातों का स्मरण करना बहुत दीर्घायु नहीं होता है, यानी जो हम सुनेंगे वो बहुत अधिक समय तक स्मरण नहीं कर सकते हैं। सुनने के बाद हम किसी भी सारांश को सुनते हैं, किसी भी अध्याय को सुनते हैं, शिक्षण अगर व्याख्यान देते हैं तो उसका मुश्किल से 10% हमें स्मरण हो पाता है। लेकिन जैसे ही हम लोग दृष्टिगोचर होगा, श्यामपट्ट का प्रयोग करेंगे तो वो स्पष्ट रूप से दिखेगा और लगभग 30% से अधिक का ज्ञान रहता है। यहाँ दोनों होता है, हम बोलते भी हैं, बालक सुनते हैं, और मैं लिखता हूं उसको स्पष्ट रूप से देखते हैं, तो लगभग सामान्यतः देखा जाता है कि 50% तक हम लोग को स्मरण हो जाता है। अब उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूं आपको, संज्ञा अथवा सर्वनाम की परिभाषा बताना है। हम श्यामपट्ट का यूज करते हैं, उसके भेद बताना है, यानी संज्ञा के कितने भेद होते हैं, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। तो इसको हम लोग फ्लो चार्ट के माध्यम से दिखाते हैं, कम समय में अधिक ज्ञान देते हैं। श्रम और समय दोनों की बचत हो जाती है। पूरे कक्षा कक्ष को शिक्षण कार्य करना है और श्यामपट्ट का जब हम उपयोग करेंगे तो हम यहाँ संज्ञा शब्द लिख देंगे, फ्लो चार्ट के माध्यम से दिखा देंगे कि इसके 5 भेद होते हैं, या सर्वनाम के जितने भेद होते हैं लिखते हैं और सबका सिर्फ नाम लिख देते हैं। उसका विवरण लिखने की आवश्यकता नहीं होती है, यानी समय भी बच गया, श्रम भी कम लगा और हम अधिक ज्ञान छात्रों को दे पाते हैं। इसके अतिरिक्त
श्यामपट्ट का क्या हम लोग उपयोग करते हैं? सारांश लिखते हैं। अंत में पाठ की पुनरावृत्ति करते हैं तो कुछ सारांश लिख देते हैं, और कक्षा छोड़ने से पूर्व हम गृह कार्य देते हैं हम लोग। तो गृह कार्य देने में भी श्यामपट्ट का उपयोग होता है। तो यहाँ एक श्यामपट्ट का परिचय प्राप्त हुआ, और अगले स्टेज में हम बात करेंगे इसका उपयोग। मुख्यतः श्यामपट्ट का मैंने 8 उपयोगों पर चर्चा करने जा रहा हूं कि इसके मुख्यतः 8 उपयोग होते हैं, जिसको आप समझेंगे और पुनः समझने के बाद लिखने का भी प्रयास करेंगे। आप लोग खुद से लिखेंगे कि श्यामपट्ट के उपयोग क्या होते हैं। पहला मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे। पाठ या विषय वस्तु का शीर्षक लिखने के लिए श्यामपट्ट का उपयोग किया जाता है। जैसे हम कक्षा कक्ष में प्रवेश करते हैं, सभी को पता है, शिक्षण कार्य करते समय सबसे पहले हम लोग पाठ का शीर्षक लिखते हैं, विषय वस्तु का शीर्षक लिखते हैं, उपशीर्षक लिखते हैं। ये लिखने के लिए श्यामपट्ट का। दूसरा, किसी लेखक, कवि, महापुरुष अथवा चर्चित व्यक्ति का संक्षिप्त परिचय लिखने के लिए। किसी लेखक का, हम कविता पढ़ा रहे हैं तो उस कवि का संक्षिप्त परिचय लिखने के लिए हम लोग श्यामपट्ट का प्रयोग कर लेते हैं। किसी लेखक का कोई गद्य पद्य जब भी पढ़ाते हैं तो किसी लेखक या कवि का संक्षिप्त परिचय लिखने के लिए हम लोग श्यामपट्ट का यूज करते हैं। तीसरा आते हैं शब्दार्थ लिखने के लिए अथवा कठिन निवारण करने के लिए। मैं हिंदी भाषा शिक्षण की बात कर रहा हूं। जब हिंदी भाषा शिक्षण करेंगे आप तो शब्दार्थ लिखना होगा अथवा कठिन निवारण करना होगा, तो उसके लिए हम लोग श्यामपट्ट का प्रयोग करते हैं। हम समझते हैं कि छात्रों को, विद्यार्थियों को जब हम शिक्षण कार्य करते समय पद रहे या गद रहे तो उसमें कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स आते हैं, कठिन शब्द आते हैं, तो उसके शब्दों को, अर्थ को लिखने के लिए हम लोग श्यामपट्ट का प्रयोग करते हैं, ताकि बच्चे देखते हैं और वो पाठ को समझने का प्रयास करते हैं। तो तीसरा मैंने कहा कि शब्दार्थ लिखने अथवा कठिन निवारण हेतु श्यामपट्ट का प्रयोग किया जाता है। चौथा, मुख्य बिंदुओं को लिखने के लिए। श्यामपट्ट का उपयोग हम कभी भी विवरण लिखने के लिए नहीं करते हैं, मुख्य बिंदुओं को हम लिख देते हैं। अगर हम किसी लेखक की जीवनी बताना चाहते हैं तो हम लिखते हैं, सिर्फ लिखते हैं जन्म, इसमें लिख देते हैं जन्म स्थान, ग्राम, जिला, ये लिखते हैं उनका, मृत्यु, उनकी शैक्षणिक योग्यता, यानी संक्षिप्त में हम लेखक का परिचय का यूज करते हैं, यानी मुख्य बिंदुओं को लिखा जाता है। जैसे मैंने कहा कि संज्ञा और सर्वनाम, तो संज्ञा सर्वनाम का क्या करेंगे हम लोग, सिर्फ नाम लिख देंगे, यानी बालक समझ जाएंगे कि संज्ञा के 5 भेद होते हैं, तो मुख्य बिंदुओं को हमने लिख दिया। पांचवा आते हैं चित्र, रेखा चित्र अथवा फ्लोचार्ट बनाने के लिए। इससे क्या होगा, समय बचेगा और अधिक हम ज्ञान देंगे। चित्र बनाएंगे, बालक का ध्यान केंद्रित होगा। फ्लोचार्ट के माध्यम से हम विस्तृत विषय को संक्षिप्त में हम रख सकते हैं, फ्लोचार्ट के माध्यम से। पांचवा मैंने क्या कहा, चित्र, रेखा चित्र का फ्लोचार्ट बनाने के लिए श्यामपट्ट का उपयोग किया जाता है। छठवां में आते हैं व्याकरण संबंधी नियम व परिभाषा लिखने के लिए। व्याकरण संबंधी आपको नियम लिखना है, उसकी परिभाषा लिखना है, तो लिखने के लिए भी श्यामपट्ट का हम प्रयोग करते हैं। मैं बात कर रहा था भाषा शिक्षण। भाषा शिक्षण करते समय हम जानते हैं जब हम शिक्षण कार्य करेंगे तो व्याकरण की जो परिभाषा लिख देते हैं और उसको कुछ नियम लिख देते हैं। किसी विषय वस्तु को हम लेते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण। विशेषण का हमने उसको सिर्फ भेद का नाम लिख दिया फ्लोचार्ट के माध्यम से, उसके नीचे हमने उदाहरण लिख दिया, यानी संक्षिप्त में हम उसका विवरण दे सकते हैं। सातवां आते हैं सारांश लिखने के लिए। अंत में हम शिक्षण कार्य कर लिए हैं, भाषा शिक्षण, हिंदी हम पढ़ा रहे हैं बालकों को, और चैप्टर की पुनरावृत्ति करनी है। पुनरावृत्ति करते समय संक्षिप्त रूप में सारांश को हम लोग कभी कभी श्यामपट्ट पर लिख देते हैं, तो बच्चे उसको समझ जाते हैं। और अंतिम और 8वां की मैं बात करता हूँ, गृह कार्य देने के लिए। शिक्षण कार्य समाप्त करने के उपरांत कक्षा कक्ष छोड़ने से पूर्व शिक्षक क्या करते हैं, बालकों को गृह कार्य देते हैं, तो गृह कार्य देने के लिए भी श्यामपट्ट का उपयोग करना अनिवार्य हो जाता है। तो ये 8 उपयोग होता है। अब हम लोग आते हैं, तीसरा है श्यामपट्ट की भूमिका। औचित्य क्या है श्यामपट्ट की भूमिका, क्यों इसका उपयोग करते हैं। तो सबसे पहला है, श्यामपट्ट शिक्षण सहायक सामग्री के रूप में प्रयोग किया जाता है। शिक्षण सहायक सामग्री क्या है, ये दृश्य सामग्री है, यानी जो भी हम बातों को बोलेंगे, जो भी हम शिक्षण कार्य करेंगे, तो उसका लिखित रूप हम लोग श्यामपट्ट में करते हैं। यानी जो हम बातों को बोलेंगे, मुख्य बिंदुओं को बोलेंगे, जो भी पाठ का हम
विवरण देंगे तो उसकी मुख्य मुख्य बिंदुओं को हम श्यामपट्ट पर लिखेंगे, तो वो दृष्टिगोचर होता है छात्रों के लिए। जब दृष्टिगोचर होगा तो छात्रों को समझ में आएगा और एक आकर्षक बिंदु भी बनता है। यानी जो हम बताएंगे जब लिखेंगे तो छात्रों का ध्यान पूरे श्यामपट्ट पर है। तो पहला होता है शिक्षण सहायक। दूसरा आते हैं शिक्षण अथवा संप्रेषण को प्रभावशाली बनाने के लिए। हम सभी जानते हैं कि हम जब बातें बोलते रहेंगे, शिक्षण कार्य करते रहेंगे, तो एक दो शिक्षण कार्य, एक दो कक्षाएं, एक दो क्लास इंटरेस्टिंग रहेगा, रुचि रहेगी। धीरे 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 क्या अरुचिकर हो जाता है, यानी बालकों का इंटरेस्ट धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। क्यों? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ बोलने से बालकों की रुचि नहीं बन पाती है। तो उसके लिए क्या करना होगा? तो हम श्यामपट्ट पर मुख्य मुख्य बातों को लिखते हैं, तो बालक श्यामपट्ट पर देखते हैं और देखने के बाद क्या होगा कि जो हम बोलेंगे वो थोड़ा प्रभावशाली होगा। मुख्य मुख्य बिंदुओं को लिखने से स्टूडेंट्स देखते हैं ब्लैक बोर्ड पर कि क्या शिक्षण कार्य चल रहा है, किस विषय का हम लोग यहाँ शिक्षण चल रहा है, किस विषय पर मेरे को सीखना है और क्या क्या सीखना है। तो बालक को जब हम शिक्षण कार्य करते हैं तो शिक्षण को या संप्रेषण को, अपने संप्रेषण को प्रभावशाली बनाने के लिए हम लोग श्यामपट्ट का उपयोग करते हैं। यानी शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए श्यामपट्ट की भूमिका अति महत्वपूर्ण है। तीसरा में आते हैं शिक्षण प्रक्रिया में विविधता उत्पन्न करने के लिए। हम एक ही तरह से बार बार शिक्षण कार्य करेंगे। हम आज व्याख्यान विधि से पढ़ा रहे हैं, तो एक दिन 3 कक्षाएं व्याख्यान विधि से ले सकते हैं। अगला क्या करना होगा मेरे को? तो हमें इस पर कुछ चित्र बनाना होगा। यानी हम अपने जो टीचिंग का जो होता है स्टाइल थोड़ी सी चेंज करते हैं। तो क्या करते हैं? इस पर चित्र बनाते हैं। अगले 2 क्लासों में क्या करते हैं? रेखा चित्र बनाते हैं। उससे अगले में क्या करते हैं? कोई चार्ट प्रस्तुत करते हैं। उससे अगले में क्या करते हैं कि मुख्य मुख्य बिंदुओं को लिख के फिर बालकों को फ्लो चार्ट के माध्यम से पढ़ाते हैं। यानी मेरा जो शिक्षण की जो प्रक्रिया होगी उसमें थोड़ा विविधता आते रहेगा, चेंजिंग करते रहेंगे, थोड़ा बदलते रहेंगे, तो वो हम मेरा शिक्षण कार्य होगा ना थोड़ा सा रुचिकर रहेगा, बालक रुचि से सुनेंगे, ध्यान देंगे। चौथा आता है छात्रों की क्रियाशीलता या सक्रियता बढ़ाने में श्यामपट्ट का उपयोग। छात्रों की क्रियाशीलता और सक्रियता कैसे बढ़ती है कि जब हम लिखते हैं मुख्य मुख्य बिंदुओं को, जो भी हम अध्यापन कार्य करते हैं, शिक्षण कार्य करते हैं, जब हम श्यामपट्ट पर उसको लिखेंगे तो बालक भी क्या करेंगे, छात्र छात्राएं उसको नोट डाउन करते हैं, उसको भी लिखते हैं, अपने कॉपी में लोग उसको लिखते हैं। हम एक गद्य का आज सारांश बता रहे हैं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम लोग क्या करते हैं, आदर्श वाचन करते हैं, बालक उसको अनुकरण वाच्य करते हैं। उसके अगले स्टेज में हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग कठिन निवारण करते हैं, शब्दार्थ लिखते हैं। शब्दार्थ जब हम यहाँ लिखेंगे तो बालक भी अपनी कॉपी में लिखेंगे, यानी बालक भी सक्रिय रहेगा। उसके बाद क्या करेंगे कि मुख्य मुख्य बिंदुओं को लिखेंगे, सारांश बताएंगे, संक्षिप्त रूप में लिखने का प्रयास करेंगे। बालक भी क्या करेगा, अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे। इससे क्या होता है, छात्रों की क्रियाशीलता या सक्रियता बन जाती है। पांचवा आते हैं समय व श्रम की बचत करना। पूरे क्लास को, पूरे क्लास समूह, पूरे स्टूडेंट्स को हमको शिक्षण कार्य करना रहता है। हम क्या करते हैं कि कोई भी व्याकरण संबंधी हो, किसी लेखक का परिचय हो, मैंने पहले ही कहा है कि लेखक का परिचय तो संक्षिप्त रूप में लिख देंगे, बालक समझ जाएंगे, तो मेरा समय भी बचा, श्रम भी बचा। हमको कोई व्याकरण संबंधी नियम बतानी है, किसी संज्ञा का, सर्वनाम का, विशेषण का हमें चलो बताना है कि उपसर्ग क्या है, तो उपसर्ग बताते हैं। उपसर्ग बताने के बाद उसकी परिभाषा एक लाइन में लिखते हैं और कुछ उदाहरण प्रस्तुत करके लिख देते हैं, बालक समझ जाता है। उसी तरह हम अगर बात करें समास की, बात करते हैं, समास क्या है, समास के कितने भेद होते हैं, तो समास के मुख्य मुख्य भेदों को जब यहाँ लिखते चले जाते हैं, एक फ्लो चार्ट के माध्यम से उसको सजाते हैं, तो एक आकर्षक भी रहेगा, बालक के लिए रुचिकर भी रहेगा और कम समय में हम अधिक ज्ञान दे देंगे। यानी समय और श्रम दोनों की बचत करने में मददगार सिद्ध होता है श्यामपट्ट या चौक बोर्ड, दोनों कहा जाता है। और छठा होता है अवधान को केंद्रित करने में। जब हम श्यामपट्ट का प्रयोग करेंगे, मुख्य मुख्य बिंदुओं को लिखेंगे, तो मैंने पहले ही कहा था कि बालक क्रियाशील रहेंगे, छात्र छात्राएं क्रियाशील रहेंगे। क्रियाशील रहने के लिए क्या करेगा, वो लोग क्रियाशील का अर्थ है यहाँ पर वो लोग नोट डाउन करेगा, लिखेगा, देखेगा। और जब हम श्यामपट्ट पर लिखेंगे तो लिखते समय एक और हम लोग ध्यान देते हैं कि जो मुख्य बिंदुओं को लिखेंगे वो हम लोग बोलते भी हैं। बोल बोल के लिखने से क्या होगा कि छात्र भी साथ साथ में लिखते रहते हैं, तो उनका क्या रहेगा, कॉन्सेंट्रेशन बना रहेगा, ध्यान केंद्रित रहेगा,
शिक्षक के प्रति। और दूसरी इसमें ये सावधानी इसके साथ ये रखनी पड़ती है कि जब हम शिक्षण कार्य करेंगे, ब्लैक बोर्ड पर लिखेंगे, तो ब्लैक बोर्ड के एक तरफ से यानी श्यामपट्ट के एक तरफ से हम लोग लिखेंगे। इधर से लिखना प्रारंभ करते हैं, यहाँ से प्रारंभ करते हैं, पीछे हटते जाते हैं, बालक भी देखता है और उसका पूरा ध्यान कंसंट्रेशन है। लेकिन इसके लिए आवश्यक है शिक्षक की दृष्टि बालक के साथ रहनी चाहिए, यानी आई कांटेक्ट टीचर्स का नहीं टूटना चाहिए, बीच बीच में आई कांटेक्ट बनते रहना चाहिए ब्लैक बोर्ड का, श्यामपट्ट का या चौक बोर्ड का प्रयोग करते समय। तो ये मैंने 6 बताया, फिर से मैं इसको रिपीट कर दे रहा हूं, आप लोग ध्यान से सुनेंगे, बता रहा हूं, आप इसको नोट डाउन करें। नंबर 1 शिक्षण सहायक सामग्री के रूप में। नंबर 2 शिक्षण संप्रेषण को प्रभावशाली बनाने में। नंबर 3 शिक्षण प्रक्रिया में विविधता उत्पन्न करने के लिए। नंबर 4 छात्रों की क्रियाशीलता या सक्रियता बढ़ाने में। नंबर 5 समय व श्रम की बचत करने में। और छठा अवधान को केंद्रित करने में। तो ये 6 समाप्त होता है। अब हम अगली आते हैं श्यामपट्ट के उपयोग से संबंधित सावधानियां। अब हम लोग देख लिए इसका परिचय क्या है, इसका अर्थ उपयोग पर हमने चर्चा किया, इसके बाद अभी मैंने श्यामपट्ट की भूमिका औचित्य पर मैंने 6 का वर्णन किया। लेकिन श्यामपट्ट का उपयोग करते समय क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, इस पर मैं अभी चर्चा करने जा रहा हूं। सबसे नंबर 1 श्यामपट्ट लेखन से पूर्व श्यामपट्ट एकदम साफ होना चाहिए। जैसे ही हम कक्षा कक्ष में प्रवेश करेंगे तो हम देखेंगे कि श्यामपट्ट एकदम स्वच्छ होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए। अस्पष्ट या अगर अच्छी से साफ नहीं है श्यामपट्ट, अगर उसका हम प्रयोग करेंगे तो जो हम अक्षर लिखेंगे, जो शब्द लिखेंगे, जो सिद्धांत लिखेंगे, जो नियम लिखेंगे, जो चित्र बनाएंगे, बालकों को दृष्टिगोचर नहीं होगा। इसलिए सबसे पहला सावधानियां है कि श्यामपट्ट लेखन से पूर्व श्यामपट्ट एकदम साफ होना चाहिए। दूसरा, श्यामपट्ट पर केवल मुख्य बिंदुओं को या महत्वपूर्ण बातों को ही लिखा जाना चाहिए। श्यामपट्ट पर पूर्ण विवरण नहीं लिखा जाना चाहिए, इससे अधिक समय में कम ज्ञान होते हैं। इसलिए दूसरा ये सावधानियां होती है कि श्यामपट्ट पर केवल मुख्य बिंदुओं को या महत्वपूर्ण बातों को, महत्वपूर्ण घटनाओं को लिखे, यानी संक्षिप्त प्रयोग करें। तीसरा, श्यामपट्ट साफ करने के लिए सिर्फ और सिर्फ डस्टर का प्रयोग करें, कभी भी अपनी उंगलियों का प्रयोग नहीं करें। और चौथा आते हैं श्यामपट्ट पर उचित प्रकाश की व्यवस्था होनी चाहिए। श्यामपट्ट पर अगर उचित प्रकाश की व्यवस्था नहीं होगी तो छात्रों के लिए दृष्टिगोचर नहीं होगा, वो व्यर्थ हो जाएगा। जो हम शब्दों को लिखेंगे, जो हम परिभाषा लिखेंगे, सारांश लिखेंगे, संक्षिप्त लिखेंगे, जो भी हम चित्र, फ्लो चार्ट, रेखा चित्र जब भी बनाएंगे, जब विद्यार्थियों को नहीं दिखेगा, छात्र छात्राओं को जब दृष्टिगोचर नहीं होगा, तो उसे हानि क्या होगी कि उनकी रुचि नहीं रहेगी। इसलिए ये मैंने कहा चौथा जो सावधानियां होती है, आवश्यक तथ्य भी होता है कि श्यामपट्ट पर उचित प्रकाश की व्यवस्था होनी चाहिए। पांचवा में आते हैं श्यामपट्ट पर स्पष्ट एवं सुंदर लेखन होना चाहिए। श्यामपट्ट पर लिखते समय शिक्षक को, अध्यापक को सबसे महत्वपूर्ण बात ये ध्यान देना है कि जो लिखे वो स्पष्ट लिखे और उनकी लिखावट सुंदर होनी चाहिए। स्पष्ट नहीं लिखने से बालकों में रुचि घटती है, अनुशासनहीनता बढ़ती है, बालक आपस में बात करेंगे, बात बात में टोकेंगे, बात बात में उठेंगे, वो बालक यानी ऐसे जो माहौल बनेगा अनुशासनहीनता का बनेगा। अगर हम स्पष्ट नहीं लिखें और सुंदर लिखावट नहीं है, बालक क्या करेगा, उसे समझ में नहीं आएगा, बगल वाले छात्र से या छात्राओं से पूछेगा, तो हो सकता है कक्षाओं में कोलाहल का माहौल बन जाए। इसलिए आवश्यक है पांचवा कि श्यामपट्ट पर स्पष्ट सुंदर लेखन होना चाहिए। छठा, श्यामपट्ट पर लिखे शब्दों का आकार उचित होना चाहिए। यानी जब हम शब्द लिखेंगे तो इसका अवश्य ध्यान रखेंगे जो अंतिम बेंच पर, जो अंतिम पंक्ति में बालक बैठा है, वहां से हमारा लेखन स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होना चाहिए जो हम श्यामपट्ट पर लिख रहे हैं। कभी कभी क्या होता है कि छात्र अध्यापक छोटे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। हम प्रथम पंक्ति में बैठे हुए बालक से पूछ लेते हैं कि दिखाई दे रहा है, बालक ने कहा हाँ गुरुजी, हाँ सर, हाँ मैम, और हम समझ लेते हैं कि सारा बालक को दिखाई देता है। ये गलतियां नहीं करनी चाहिए। हमें जो शब्द लिखें ये स्पष्ट रूप से ध्यान रखना होगा कि अंतिम छोर में बैठा हुआ, अंतिम पंक्ति में, अंतिम बेंच पर बैठा हुआ बालक को हमारा लिखा हुआ शब्द स्पष्ट रूप से ध्यान दे। यानी छठा में क्या, श्यामपट्ट पर लिखे गए शब्दों का आकार उचित होना चाहिए, उतना आकार होना चाहिए जो स्पष्ट रूप से सभी बालक उसको पढ़ सके। सातवां आता है अध्यापक शिक्षक को, अध्यापक या शिक्षक, ये मैं बात कर रहा हूं,
श्यामपट्ट पर लिखते समय 45 डिग्री के कोण पर खड़ा होकर लिखना चाहिए। अध्यापक को या शिक्षक को ब्लैक बोर्ड पर लिखते समय 45 डिग्री का एंगल बनाना चाहिए, 45 डिग्री का एंगल बनाना चाहिए। ये ऐसे थोड़ी सी तिरछा होकर लिखना चाहिए और लिखते लिखते पीछे हटते जाएंगे। यानी क्या होगा, अगर हम पूरे सीधे अपनी पीठ करके बालक की तरफ खड़ा हो जाएंगे तो हम जो लिखेंगे बालक को स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देगा, उससे अनुशासनहीनता बढ़ेगी, कोलाहल बढ़ेगी। जो मैं पहले ही कहा है कि बालक आपस में बात करना शुरू करेंगे, सब अगल से बगल से आगे से पीछे से पूछना शुरू करेगा। इसलिए आवश्यक है कि 45 डिग्री के कोण पर खड़ा होकर ब्लैक बोर्ड का यूज करना चाहिए, श्यामपट्ट का यूज करना चाहिए। 8वां में मैं आता हूँ, श्यामपट्ट पर लिखते समय बोलना भी चाहिए। शिक्षक जो शब्द को लिख रहे हैं, जो वाक्य को लिख रहे हैं, शिक्षक को चाहिए कि लिखने का जो क्रम हो लगातार बना रहे, लेकिन लिखते समय मुंह से बोलते भी रहना चाहिए। उससे क्या होगा कि छात्र सुनकर साथ साथ लिखते रहेंगे। इसलिए अनुशासन कक्षा कक्ष में बना रहेगा, अवधान कक्षा कक्ष में बना रहेगा, बालक का पूरा ध्यान केंद्रित रहेगा श्यामपट्ट पर, क्योंकि हम बोल रहे हैं और लिख रहे हैं। इसलिए ध्यान देना 8वां पॉइंट में, श्यामपट्ट पर लिखते समय बोलना भी चाहिए। यानी बोल बोल कर लिखने से छात्र लिखता भी है और समझता है। 9 नंबर में आते हैं हम। 9वें में बात करें, लिखते समय छात्र छात्राओं पर दृष्टि डालना चाहिए। हम ब्लैक बोर्ड लिख रहे हैं, लगातार ब्लैक बोर्ड में लिखने से क्या होता है, श्यामपट्ट का जब आप यूज करते करते किसी शिक्षक या अध्यापक को ये अक्सर देखा जाता है कि लिखने में इतने वो लीन हो जाते हैं कि उनके छात्राओं का ध्यान नहीं रहता है। और वैसे क्या होता है कि जो मध्यम छात्र होते हैं, जो औसतन छात्र होते हैं, ये आपस में बातचीत कर देते हैं। इसलिए आवश्यक है कि जो हम लिख रहे हैं, लिखते समय बोलते रहें और बीच बीच में छात्रों से मेरा जो आई कांटेक्ट है वो बना रहे। यानी हमारी दृष्टि छात्राओं पर लगी रहनी चाहिए ताकि अनुशासन बना रहे। और अंत में और 10वां पॉइंट आते हैं, श्यामपट्ट के एक तरफ होकर लिखना चाहिए। यानी मैंने कहा कि सीधे पीठ नहीं खड़ा होकर लिखना चाहिए। जब 45 डिग्री पर कोण पर खड़ा रहेंगे शिक्षक या अध्यापक 45 डिग्री के एंगल से, और ये ब्लैक बोर्ड में एक तरफ से यहाँ लिखना प्रारंभ करना चाहिए। और जब हम लिखेंगे ब्लैक बोर्ड पर तो दूसरे पार्ट में कभी कभी हम लोग क्या करते हैं कि श्यामपट्ट अगर मेरा चौक बोर्ड पूरे आकार में बड़ा है तो उसके 2 हिस्सों में बांटकर हमको पहले इधर से प्रारंभ कीजिए, दाईं तरफ से यहाँ से लिखेंगे, ये प्रारंभ होने के बाद फिर नीचे हटेंगे। हम अगर इधर करते हैं, अगर मैं यहाँ से बाएं तरफ से लिखना प्रारंभ करता हूं तो मैं आपको दिखा देता हूं कि यहाँ पर है हमारे जो पीछे के स्टूडेंट्स हैं जो ये इस लाइन में खड़े रहेंगे उनको स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देगा। इसलिए मैंने कहा कि हम जब अगर ये अपने बाएं तरफ लिखना प्रारंभ करेंगे, हम खड़े शिक्षक तो जब यहाँ से लिखेंगे, हम यहाँ से प्रारंभ करते हैं, निश्चित रूप से यहाँ से पूरे एंगल तक स्टूडेंट्स को दिखाई देगा। हम यहाँ से लिखते 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 पीछे आते हैं और हमारा अक्षर स्पष्ट अगर है, सुडौल लिखावट है, उचित आकार है, तो सभी स्टूडेंट्स को दिखाई देगा। और जब हम लिखते समय बोलते भी रहेंगे, स्टूडेंट लिखते रहेंगे। इसीलिए 10वां बिंदु मैंने बताया, इस श्यामपट्ट के एक तरफ होकर लिखना चाहिए। तो विद्यार्थियों, स्टूडेंट्स, आज यहाँ मेरा श्यामपट्ट या चौक बोर्ड का परिचय, उपयोग, श्यामपट्ट की भूमिका और श्यामपट्ट के उपयोग से संबंधित सावधानियों पर मैंने चर्चा किया है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको समझ में आया होगा। आप लोग अपने चीज का नोट्स तैयार करेंगे, विवरण लिखेंगे। इसके बावजूद अगर आपको लगता है कि कुछ प्रश्न है, कुछ दिमाग में किसी तरह का प्रश्न चले, मस्तिष्क में किसी तरह का प्रश्न उजागर होता है, तो निश्चित रूप से पूछें। आज के लिए ये जो श्यामपट्ट का जो विषय पर मुझे जो व्याख्यान देना था, जो चर्चा करनी थी, आज यहीं समाप्त होता है। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।